हेलो दोस्तों, मैं रॉकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके बारे में स्टडी किए थे और उसके बारे में इसी तरह जैसे इस चार्ट पे है उसी तरह उसके बारे में भी एक एक तथ्य की जानकारी लिए थे। और अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के 2-3 वीडियो हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो होगा। और आज हम कवर करेंगे जो छूटे हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में बात करेंगे, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था आज उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक वीडियो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का राजनैतिक जीवन, धार्मिक, आर्थिक जीवन ये कैसा था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है और उसे छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए इसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ के इसे ध्यान दें और फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि हर एक एग्जाम में इन सब स्थलों से लेके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पेशली कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है और फिर उसको वहां से क्या मिला, कौन से साक्ष्य मिले, एक एक चीज। और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जो पिछला 2-3 वीडियो है उन सबको भी आप बहुत अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। फिर बात करते हैं कुछ छूटे हुए स्थलों के बारे में, जिसमें पहला भी आज का है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। हिसार जिले में पड़ता है, जो कि सरस्वती और एक नदी है दृश्यवती। जो सरस्वती नदी आप लोग जानते होंगे लुप्त हो चुकी नदी है, और उसी के किनारे स्थल है सरस्वती और एक दृश्यवती नदी है। दृश्यवती नदी, इसके किनारे राखीगढ़ी स्थल है। इसकी खोज 1997 से 99 के बीच अमरेंद्र नाथ ने किया था। और बता दें कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पाया जाने वाला दूसरा सबसे विशालकाय नगर है। पहला अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था धौलावीरा, उसके बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। भारत में पाए जाने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर धौलावीरा है। और सेकेंड स्थान पे आता है राखीगढ़ी, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक, अब बात करते हैं इसके मुख्य बिंदु की। पहली बात है राखीगढ़ी से जल निकासी की जो व्यवस्था देखी गई सिंधु घाटी सभ्यता में, वो बहुत उन्नत किस्म की देखी गई। जैसे कि जल निकासी प्रणाली, काफी अच्छी नालियां, लकड़ी की नालियां सड़कों के किनारे और उस पे ढकी हुई नालियां, ऐसे साक्ष्य वहां से मिलते हैं। और उससे साबित होता है कि वहां की जल निकासी प्रणाली कितनी उन्नत थी। फिर वहां से एक बारिश का पानी एकत्र करने का भी एक बड़ा सा विशाल स्थान देखने को मिला, जहां से वहां के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते थे एक बड़े से एरिया में, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर वहीं से मातृदेवी की एक छोटी मुद्रा, मातृदेवी अंकित हुई, एक छोटी छोटी मुद्राएं वहां से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई। और फिर राखीगढ़ी से ही स्वगृह जो थे बहुत एक बड़े एरिया में, ऐसा कि एक वहां पे समाधान होता रहा हो, वहां से एक साथ 8 कंकाल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। अभी हाल में कुछ वर्षों पूर्व 2 महिलाओं का कंकाल एक साथ वहां पे प्रमाण के रूप में मिला। और ये कंकाल और समाधान तो पिछले आप लोगों ने लोथल में भी देखा, 3 युग्मित समाधि का साक्ष्य। उस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों से ये समाधियों का साक्ष्य मिला है। उसी तरह राखीगढ़ी में भी ये काफी इम्पोर्टेंट है कि कंकाल का प्रमाण
एक साथ 8 कंकाल, और उसके साथ बहुत सारे लोग वहाँ उस व्यक्तियों से रिलेटेड जो वस्तुएं रहती थी उन्हें भी समाधि के साथ दफनाते थे। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं, जैसे उनसे रिलेटेड जो बर्तन रहते थे, और जैसे उस समय के चित्रित धूसर बर्तन जिनका साक्ष्य भी मिला है, और धातुएं, इस तरह की चीजें भी उन व्यक्तियों के साथ दफनाए जाते रहे होंगे, उनका भी साक्ष्य राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। और बता दें कि राखीगढ़ी से हड़प्पा सभ्यता के तीनों काल, जो कि प्राक हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और पूर्व विकसित हड़प्पा काल थे, उन तीनों कालों का प्रमाण यहाँ से मिलता है राखीगढ़ी से। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसा लगता है कि राखीगढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे घनी आबादी वाला नगर रहा था। उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो राखीगढ़ी सबसे घनी आबादी वाली स्थान थी, घनी आबादी वाली स्थान थी। यहाँ पे सबसे घनी आबादी राखीगढ़ी में देखने को ऐसा लगता है रहा हो। तो ये हुई राखीगढ़ी की बात। अब बात करते बनावली, जो कि हरियाणा के ही हिसार जिले में ही पाया जाता है। ये भी वहीं कुछ दूरी पे ही है, हिसार में ही पाया जाता है। और ये रंगोई नदी के तट पे, ये भी लुप्त हो चुकी नदी, सरस्वती की एक तरह से सहायक नदी है। आप लोग इसको देखिएगा, इस पे ज्यादा तथ्य उपलब्ध नहीं है, बस ये है कि रंगोई नदी के किनारे ये स्थल मौजूद है। और इसके उत्खननकर्ता एस.वी. 1973 में बनावली की उत्खनन कार्य किए थे। इसके मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि आपने देखा कि हड़प्पा से जो नगार मिले थे, वहां से भी जौ और गेहूं के प्रमाण मिले थे। उसी तरह बनावली से भी जौ के प्रमाण मिले, लेकिन यहाँ अच्छे किस्म के जौ के प्रमाण मिले थे। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं, वनडे से लेके स्टेट पीसीएस तक में, ये ध्यान दीजिएगा। फिर हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त होता है, और फिर तांबे की कुल्हाड़ी भी बनावली से प्राप्त होती है। फिर बनावली से ही एक साक्ष्य प्राप्त होता है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों का चिन्ह एक साक्ष्य के रूप में मिलता है। ये भी प्राप्त होता है बनावली से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं जो बनावली से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं रोपड़, जो कि पंजाब राज्य में है, पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे। आप कमेंट करके बताएंगे सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1959 तक। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साक्ष्य है आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। कई तरह के इस तरह के समाधियों का साक्ष्य आप लोगों ने देखा, जैसे हड़प्पा में भी कब्रिस्तान R37, और वहां से भी समाधान, युगल समाधान का साक्ष्य है। लोथल से 3 युग्मित समाधान का साक्ष्य है। उसी तरह यहाँ रोपड़ से आदमी के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला, और ये काफी इम्पोर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये जितने भी मुख्य बिंदु हैं काफी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह से बना सकता है उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए हर एक साक्ष्य जो भी मिला कहाँ से है, कुछ चीजें जैसे बनावली से मैंने बताया अच्छे किस्म के जौ हैं, ये हल का खिलौना, ये सब कुछ चीजें इम्पोर्टेंट हैं। तो हर चीज को आप काफी ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर रोपड़ से ही चित्रित धूसर मृदभांड आप समझ रहे होंगे, मिट्टी के बर्तन जिसे कहते हैं। तो यहाँ से कई तरह के मृदभांड मिले, चित्रित धूसर,
उत्तरी पालिसदार और फिर मध्यकालीन धूसर और कुषाण कालीन धूसर मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त होते हैं रोपड़ से। ठीक, और फिर बात करें रोपड़ से सब हड़प्पा सभ्यता के तीनों काल के प्रमाण जो थे, प्राक हड़प्पा और पूर्व विकसित हड़प्पा काल और पूर्व हड़प्पा काल की तीनों काल के प्रमाण रोपड़ से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं रंगपुर, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है और मादर नदी के किनारे है। और इसके उत्खनन करता रंगनाथ राव, आप नाम से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। रंगपुर के उत्खनन करता रंगनाथ राव 1953 और 54 के बीच में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य धान की भूसी, जैसा कि आपने लोथल में भी देखा कि वहां से चावल का प्रमाण प्राप्त होता है, उसी तरह रंगपुर से धान की भूसी, एक तरह से चावल का ही प्रमाण कहेंगे, रंगपुर से प्राप्त होता है। यहाँ से कच्ची ईंटों का के दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त होता है कि यहाँ की कच्ची ईंटों का दुर्ग है, ऐसा है। फिर बात करते हैं, एक स्थल है सुरकोटदा, ये भी गुजरात राज्य में ही पड़ता है। सुरकोटदा कच्छ क्षेत्र में, और जगपत जोशी इसके उत्खनन करता है। 1964 में इसका उत्खनन कार्य हुआ। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य है घोड़े की अस्थियां। घोड़े की अस्थियां मतलब घोड़े का कंकाल का साक्ष्य प्राप्त होता है। और घोड़े के कंकाल का साक्ष्य एक और जगह से प्राप्त होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोथल से। और सुरकोटदा से भी घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य प्राप्त होता है। और एक साक्ष्य 4 कलश समाधान। और अदर जगह आप लोगों ने देखा कि कहीं आदमी के साथ कुत्ते के को दफनाए जाने का साक्ष्य है, कहीं 3 युग्मित, कहीं युगल समाधान का साक्ष्य है। तो उसी तरह से यहाँ कलश समाधान का साक्ष्य प्राप्त होता है कि 4 कलश में हड्डियों का, इस तरह से हड्डियां मिली हैं, और कलश में, तो उसे 4 कलश समाधान कहते हैं। इसका साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त होता है। फिर अब बचते हैं 2-3 जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे छोड़ना भी सही नहीं है। तो कुछ जैसे आलमगीरपुर, और जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान उस क्षेत्र में सुत कांगेडोर है। 1-2 स्थल हैं जिन्हें उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, वहां से क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हें अभी देखते हैं। इसे मिटा के फिर देखते हैं। गए थे, जैसे आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। आप कमेंट में बताएंगे हिंडन किसकी सहायक नदी है। और इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, जिन्होंने रोपड़ की भी उत्खनन कार्य किया था, इन्होंने किया था आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य। एक बता दें, और पिछले वीडियो में आप लोग जान भी चुके हैं कि आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है। अब यहाँ से भी कुछ मृदभांड, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन, चित्रित और धूसर कई प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। और कांसे के साक्ष्य और कई धातुओं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं आलमगीरपुर से। और फिर एक और इम्पोर्टेंट स्थल है पाकिस्तान प्रांत में, जो है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, वहां पे है सुत कांगेडोर।
सूतकांगेडोर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु था। इसकी खोज 1927 में ओरेल स्टाइन ने की। ये भारत में स्थित नहीं है, पाक में है। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से, इसलिए इसे पढ़ाना इम्पोर्टेंट लगा मुझे। तो ओरेल स्टाइन ने इसका उत्खनन कार्य 1927 में किया और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, जैसे मनुष्य की अस्थि प्राप्त होती है यहाँ से, अस्थि हड्डी, और फिर एक राख से भरा हुआ बर्तन प्राप्त होता है, राख से भरा बर्तन, पात्र, और फिर मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त होती हैं यहाँ से, मिट्टी की चूड़ियां, कुछ इम्पोर्टेंट है। और फिर तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से प्राप्त होती है। ये सब सूतकांगेडोर से प्राप्त होता है। एक चीज आलमगीरपुर का बताना था कि आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे विकसित हड़प्पा सभ्यता का चरण था, विकसित हड़प्पा काल का चरण जो था उसे प्रदर्शित करता है। ठीक है, आलमगीरपुर और सूतकांगेडोर, ये रहे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, जिसे हम काफी अच्छे से अध्ययन किए हैं। और इसके एक एक बिंदु को काफी ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो काफी महत्वपूर्ण होगा। और आज ये सब हुआ, और अभी इसके बाद के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था, जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है, और फिर उसके राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में एक नजर डालेंगे। और फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।